हेलो स्टूडेंट्स। देखो लास्ट क्लास तक हमने हमारे चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हमारा पहला लेक्चर था, लास्ट लेक्चर हमने उसमें पढ़ लिया था। देखो हमने बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ी थी उसमें। हमने वहाँ पर वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था। पता वेपर प्रेशर क्या होता है कि जब एक वोलेटाइल लिक्विड इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कहाँ पर, इवोपरेशन और कंडेंसेशन में, जब इवोपरेशन और कंडेंसेशन में इक्विलिब्रियम आ जाता है तो लिक्विड के सरफेस पे जितनी वेपर्स होती हैं वो जितना प्रेशर अप्लाई करती हैं उस लिक्विड पर, वही क्या होता है, वही होता है आपका वेपर प्रेशर। ठीक है। हमने फिर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टीज़ को भी बताया था। वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये एक फिक्स वैल्यू है भाई, ये किसी कंटेनर के शेप पर, साइज पर या अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करती है, और साथ ही साथ ये नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है। फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर जब एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। हमने बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन देख लिया था वेपर प्रेशर के साथ या एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। क्या देखा था हमने कि जब आप एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। याद करो, एग्जांपल याद आ रहा होगा, हमने एक कंटेनर लिया था, एक बार एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm था, एक बार एक्सटर्नल प्रेशर 5 atm था। तो जब हमने 5 atm एक्सटर्नल प्रेशर किया था हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। ठीक है। फिर हमने वेपर प्रेशर को कम करके बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन देखा था। एक बार हमने 0.3 लिया था, एक बार हमने 0.7 लिया था। तो जहाँ वेपर प्रेशर कम है उसको एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर पहुँचाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है। तो वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था। और लास्ट में जो सबसे लास्ट कंडीशन थी वहाँ हमने देखा था कि जब एक प्योर लिक्विड, प्योर वोलेटाइल लिक्विड के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर हम मिला देंगे तो वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होता है, सरफेस को कवर कर लेता है, और सरफेस को कवर करने की वजह से जितने मॉलिक्यूल्स एवोपरेट हो सकते हैं उतने मॉलिक्यूल्स एवोपरेट नहीं हो पाते हैं, और लिक्विड का, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब हम आज के लेक्चर से हम वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे कि कैसे वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है। तो देखें, हेडिंग डालें, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है। अब आप समझें, देखो आपके पास बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, परेशान मत होना, बिल्कुल बहुत आराम से समझते हुए चलना है। ठीक है। देखो सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट, सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूट का हम देखो नेचर की बात कर रहे हैं। देखो सॉल्यूट, ओके, तो समझें, ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है। जो सॉल्यूशन होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है। अब सॉल्यूट का दो टाइप का नेचर हो सकता है, एक तो नॉन वोलेटाइल, ठीक है, और या फिर सॉल्यूट कैसा हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली सॉल्वेंट भी दो टाइप का हो सकता है, उसका भी नेचर दो टाइप का हो सकता है। सॉल्वेंट का नेचर भी कैसा हो सकता है, या तो वोलेटाइल या फिर नॉन वोलेटाइल। ठीक है। भाई हमारे ऊपर, हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसा सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। हम कौन से कंपोनेंट्स डालना चाह रहे हैं। अगर क्या पता आप शायद दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हो, या फिर एक वोलेटाइल हो एक नॉन वोलेटाइल हो। ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है, एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है कि आप जब सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है, तो जो भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, बताओ, सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से होगा। ठीक है। क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल होगा वो तो वेपर्स अपनी प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। ठीक है। तो ओनली वोलेटाइल, ओनली वोलेटाइल component will contribute in vapor pressure of the solution। ठीक है। तो
सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट जो होता है वही पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के अंदर। ठीक है, तो बस इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसी के लिए हम एक लॉ पढ़ रहे हैं जो है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, राउल्स लॉ क्या होता है, क्या कहता है, देखें भाई लॉ है तो अपने को पढ़ना पड़ेगा, पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू Raoult's law, according to Raoult's law, the vapor pressure due to a volatile component, the vapor pressure समझते हुए लिखें, ठीक है, the vapor pressure due to a volatile component over a solution is directly proportional to the mole fraction of the component in the solution। ठीक है, देखिए पढ़े क्या कह रहा है कि एक वेपर प्रेशर, किसका, एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वो जो उस सॉल्यूशन में एक वोलेटाइल कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्यूशन में उस वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है, उस मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, समझे, देखिए कैसे, क्या कहना चाह रहा है ये, देखें वेपर प्रेशर, इसी को लिख रहे हैं, वेपर प्रेशर ड्यू टू अ वोलेटाइल कंपोनेंट जिसको हम P से दिखाएंगे, ठीक है, P से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दी सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका जो प्रेशर होगा, मतलब सॉल्यूशन के ऊपर जो उसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उस कंपोनेंट के सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो देखें इसको हम लिखेंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, उस कंपोनेंट का। ठीक है, एक्स से दिखा सकते हैं वैसे कंपोनेंट, ठीक है, काई बोलते हैं हम इसको, लेकिन हम जनरली एक्स से बताते हैं इसको। तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक नया कांस्टेंट आएगा, तो P इज इक्वल टू P नॉट एक्स कंपोनेंट। ठीक है, देखिए भाई प्रोपोर्शनल हटाया तो एक नया क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया जिसको हम P नॉट बोल रहे हैं। और ये जो P नॉट होता है ना, ये होता है क्या, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। समझे, देखिए लिख रहा हूं मैं, डिफाइन कर रहा हूं यहां पर, एक्स कंपोनेंट, देखो ये तो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। देखो इतना तो ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कहां पर, इन दी सॉल्यूशन। मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ भाई, ऑफकोर्स सॉल्यूशन में तो होगा नहीं भाई, वेपर में भी जाएगा, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, इन दी सॉल्यूशन एक्स कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट कहां पर, लिक्विड के अंदर। ठीक है, अंडरलाइन करते चलना जो चीजें हैं। और बात आती है P नॉट। P नॉट क्या है, देखो ये वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर ड्यू टू वोलेटाइल कंपोनेंट, ये तो सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन में क्या पता नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो, ठीक है, तो उसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, तो ये वो वाला प्रेशर है सॉल्यूशन का जो कम आ गया होगा। ठीक है, लेकिन जो P नॉट है वो है प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखो मैं वापस से सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मानो कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें हमारे पास वोलेटाइल सॉल्वेंट है और एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ठीक है, तो उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मतलब फाइनल जो प्रेशर है वेपर प्रेशर वो क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि वो सिर्फ किसकी वजह से रहेगा, सॉल्वेंट की वजह से, लेकिन बोलेंगे तो सॉल्यूशन का ना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये P जो है ना, ये वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक है, और जो P नॉट है,
अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होता तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है ये वो है जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा हो गया राउल्स लॉ। ठीक है, ध्यान रखना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स कॉम्पोनेंट, पी नॉट प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हम यहां से कंडीशंस डिफाइन करते हैं। देखें, अब हम देखें यहां से अलग अलग कंडीशंस के लिए हम वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखें, फर्स्ट वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing a non volatile solute, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, देखो एक कंडीशन तो ये हो गई। हम अब भाई अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो उन्हीं की बात चल रही है। तो देखें, हमारे पास जो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है, जो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है उसके अंदर देखो एक तो सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। ठीक है, लेकिन जो हमारा सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो कैसा है, वोलेटाइल। ठीक है, तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बताओ, यहां पर जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, बताओ वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, बताओ सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, वोलेटाइल कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट की वजह से। ठीक है, तो देखें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन will be due to solvent only। ठीक है, तो बताओ अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ फिर हम ऐसे सॉल्यूशन का हम वेपर प्रेशर कैसे लिखेंगे। तो देखें अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, देखें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि पी एस बोल दें, पी बोल रहे थे जिसको हम, उसको हम पी एस लिख रहे हैं सॉल्यूशन का, इज इक्वल टू पी नॉट किसका, सॉल्वेंट का, है ना, इनटू किसका, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट का। तो ये हो जाएगा ऐसे सॉल्यूशंस के लिए वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। जब हमारे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा हमें, लेकिन हाँ हमें पता है कि इसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो कितना होगा, पी नॉट सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये कहाँ पर, लिक्विड सॉल्यूशन फेज के अंदर। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। और हम एक और चीज़ जानते हैं कि एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब इसको लिखने की जरूरत क्या है कि भाई सपोज आपको डेटा सॉल्वेंट का ना देके सॉल्यूट का दे दिया हो, तो हमें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होगा, तो इस तरीके से निकाल लेना उसको। ठीक है, अब देखें हमारे पास और भी कंडीशन है। देखो यहाँ से हम देखो एक ग्राफ भी बना रहे हैं। सबसे पहले अगली कंडीशन पे मूव करने से पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ। देखो ग्राफ क्या है, ग्राफ हम सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर का ग्राफ बना रहे हैं मोल फ्रैक्शन के साथ। देखो इस चैप्टर के अंदर ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहला ग्राफ आ रहा है, और मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि पहले ग्राफ से ही बहुत अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है, देखें एक ग्राफ बना रहा हूँ, इस तरह से हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। देखो इस एक्सिस पे हम रखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इस एक्सिस पे हम रखते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक, इस एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब ये जो दो हैं भाई, इस तरफ भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इस तरफ भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही है। अब इस कंडीशन के लिए अभी मैं ग्राफ बना रहा हूँ। देखो भाई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए समझे, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अगर मैं 1 कर दूं, बताओ ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट पे भी मैं यही लिख रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखो मैं बोल के लिख रहा हूँ, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है। अब देखो मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इस तरफ मैं जब सॉल्यूट को कम करता जाऊंगा तो फाइनली सॉल्यूट 0 हो जाएगा,
और पूरा का पूरा मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर 1 लिख रहा हूँ तो सॉल्वेंट ही हमारे पास सब कुछ है, मतलब हमारे इस कंटेनर के अंदर जिसमें भी सॉल्यूशन है उसमें पूरा पूरा सिर्फ क्या रखा हुआ है, सॉल्वेंट। और इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में यहाँ पर हमने अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 1 लिखा हुआ है तो हमारे पास सब कुछ क्या है, कंटेनर के अंदर सॉल्यूट है। ठीक है, अब बताओ, आप कंडीशन से समझते चलें, मतलब जब पूरा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट कुछ भी नहीं है, तो बताओ कुछ भी वेपर प्रेशर होगा क्या सॉल्यूशन का? नहीं होगा ना, जीरो। ठीक है, अब इधर मूव करें, बताओ सॉल्यूट जीरो, मतलब हमने सॉल्यूट कुछ नहीं रखा है सॉल्यूशन के अंदर, है ना, सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा क्या रखा हुआ है, सॉल्वेंट। तो बताओ इस कंडीशन में जो भी प्रेशर होगा, बताओ वो तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, है ना, और बताओ तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाली कंडीशन में जो भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, बताओ वो तो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट की वजह से होगा ना, जिसको मैं पी नॉट सॉल्वेंट लिख सकता हूँ। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। जब इस कंडीशन में अगर हम देखें, देखो हम ये अलग अलग कंडीशंस के लिए ग्राफ बना रहे हैं। मानो एक बार हमने सॉल्वेंट कुछ नहीं रखा, सिर्फ सॉल्यूट रखा। हाँ भाई, अगर आपकी बात में, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि फिर सॉल्यूशन कैसे बोल रहे हैं, नहीं सॉल्यूशन नहीं बोल रहे, बस हम कंडीशंस डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कि मान लो अगर ये कंडीशन हुई तो फिर तो कुछ भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। और जब ये कंडीशन अगर हमने रखी है कि सॉल्यूट कुछ नहीं रखा और सॉल्वेंट पूरा का पूरा रखा हमने, तो बताओ उस कंडीशन में मतलब वो प्योर सॉल्वेंट रह गया, और उस प्योर सॉल्वेंट के केस में जो भी वेपर प्रेशर होगा वो तो पी नॉट सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। तो बताओ जैसे जैसे हम सॉल्वेंट को ऐड करते जाएंगे, बताओ कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो फिर बढ़ता जाएगा ना। ठीक है, तो देखो ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसलिए देखें इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है, बस धीरे धीरे पहला ग्राफ है, बहुत अच्छे से समझते हुए चलना। अगर कुछ नहीं है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ नहीं होगा, सॉल्यूट का तो कुछ है नहीं, क्योंकि सॉल्यूट तो कैसे है, नॉन वोलेटाइल। सॉल्वेंट की वजह से सब कुछ होगा, तो यहाँ पर सॉल्यूट जीरो है, सॉल्वेंट 1 है, तो पूरा प्योर सॉल्वेंट की वजह से होगा। अगर आप मान लो, अब देखो किसी भी पॉइंट पर आप देखो, किसी भी पॉइंट पर देखो, तो ये जो ये है, ये पॉइंट जहाँ कट करेगा, ये पॉइंट जहाँ कट करेगा वो आपको वेपर प्रेशर किसका बता देगा, सॉल्यूशन का बता देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ ना कुछ सॉल्यूट भी होगा इस पॉइंट पर, और यहाँ कुछ ना कुछ सॉल्वेंट भी होगा। ठीक है, बहुत आसान सा है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे एक अगले पॉइंट पे। ठीक है, ये अगला पॉइंट बेसिकली एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि भाई हमें पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा प्योर से क्या होगा, कम होगा। तो एक पॉइंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऑन एडिंग a non-volatile solute to a pure volatile liquid, to a pure volatile liquid, जिसको हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं इस कंडीशन में, टू अ प्योर वोलेटाइल लिक्विड। क्या लिखना था अपने को, हाँ, वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेस, समझ जाओ। ठीक है, कि जो पी ऑफ सॉल्यूशन होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा, किससे, पी नॉट से। अच्छा, इसमें कन्फ्यूज मत ना, मैं कभी नॉट नीचे लिखूंगा, कभी मैं नॉट ऊपर लगाऊंगा, वो डिपेंड करता है। अगर मुझे नीचे यहाँ कुछ लिखना होगा तो फिर मैं नॉट ऊपर यूज़ करूंगा, वो मुझे कुछ नहीं लगना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, इसलिए कन्फ्यूज मत होना। तो ये हो गया कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इस कंडीशन में, जब हमारे पास अगर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो उसमें प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कम होगा, किससे, प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड से, पी नॉट से। ठीक है, अब देखें, अब हम क्या करने वाले हैं, एक और टर्म को यहाँ डिफाइन करने वाले हैं, जो कि अभी तो हमारे काम में नहीं आएगी लेकिन आगे बहुत काम में आने वाली है। देखें, अब भाई आप समझो कि हमारे पास पी एस कम है, किससे, पी नॉट से। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें कुछ ना कुछ जो जितना कम हुआ है, जितना डिक्रीज आया है, तो एक डिफरेंस हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें हम लिख रहे हैं दिस डिक्रीज, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ pure liquid, this decrease in vapor pressure of pure liquid is termed as lowering in vapor pressure।
ठीक है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम बोलते हैं जो भी जितना भी डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, इस चीज़ की। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, जिसको हम डेल्टा पी बोल सकते हैं। बताओ क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस। तो इस पी नॉट माइनस पी एस टर्म को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों इसको मैंने डिब्बे में बंद कर दिया, क्योंकि आगे हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में जाके इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बहुत दूर हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी कंडीशन की, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing volatile solute and volatile solvent, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे सॉल्यूशन की जिसमें हमारे पास सोल्यूट भी कैसा हो, वोलेटाइल, और सॉल्वेंट भी कैसा हो, वोलेटाइल, ठीक है। तो मान लो, देखो हमने मान लिया ए और बी हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल है। ये हमारा मान लो कुछ भी मान सकते हो, ये सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट, ठीक है। ये भी कैसा है, एक वोलेटाइल लिक्विड, और ये भी कैसा है, एक वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। अब देखो मैं दोनों लिक्विड मान के चल रहा हूँ क्योंकि हमें लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करनी है। ऐसे तो कंडीशंस तो बहुत सारी बन सकती हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ दोनों कंडीशन लिक्विड मान के चल रहा हूँ, ठीक। अब देखो भाई, आप समझो कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर दिख रहा होगा आपको। हमने इस कंटेनर में ए को प्लस बी को, दोनों को इसमें फिल कर दिया है। अब बताओ थोड़ी टाइम बाद, जितने भी टाइम बाद, दोनों की क्या बनने लग जाएगी, दोनों की क्या बनने लग जाएंगी, वेपर्स बनने लग जाएंगी, ठीक है, सही है। अब आप बताओ जो वेपर्स बनेंगी तो इसका वेपर प्रेशर यानी कि पीएस, बताओ किस किस के बराबर होगा। बताओ, ए की भी वेपर्स बन रही हैं, बी की भी वेपर्स बन रही हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी के बराबर होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और ये किसका है, ये है सॉल्यूशन का, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब एक चीज़ मैं आपको पहले से क्लियर रख के चल रहा हूँ कि ए और बी जब आपने मिलाया ना तो ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये नॉन रिएक्टिंग है, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत समझना कि ए और बी रिएक्ट करके सी बना रहा है, नहीं। ए और बी आपस में कैसे, नॉन रिएक्टिंग, ठीक है। आपने दो नॉन रिएक्टिंग लिक्विड्स को मिला दिया है, ठीक है। लिक्विड्स को मिला दिया है ना, ये मिसिबल है। ऐसा मत समझना कि मिसिबल नहीं है, मिसिबल तो है लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। भाई ए भी है सॉल्यूशन में और बी भी है, दोनों रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड नहीं बना रहे हैं। तो ए और बी दोनों मिसिबल हैं, बस नॉन रिएक्टिंग है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो ए की वजह से होगा और वो बी की वजह से होगा। अब दूसरी चीज, भाई ए की वजह से भी होगा, बी की वजह से भी होगा। तो बताओ क्या पी नॉट ए के बराबर होगा क्या, नहीं। क्योंकि देखो भाई, अब ए की सरफेस को किसी ने, बी ने थोड़ा सा कवर कर लिया और सिमिलरली बी की सरफेस को ए ने थोड़ा सा कवर कर लिया, तो ऑफकोर्स प्योर के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, कम होगा। तो कैसे लिखेंगे इस टर्म को हम, तो पी एस इज इक्वल टू, ए का क्या लिखोगे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ये लो आ गया, ठीक है। ये हमने राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी को हमने लिख लिया है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं काफ़ी तरीके से। देखें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स ए लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, तो एक तो ये पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए,
देखो सिर्फ एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला डिफाइन कर लिया। अगर आप चाहो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के फॉर्म में भी एक ऐसा फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर आप बी के फॉर्म में निकालते तो आप क्या लिखते? पी एस इज इक्वल टू, देखो मैं आपको बता दूं डायरेक्ट, पी नॉट ए प्लस प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ये आ जाता है। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा, या आप खुद भी सॉल्व करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से अब आप इसको कॉपी करो, और ग्राफ बनाने से पहले मैं थोड़े से क्वेश्चंस करवा देता हूँ। ठीक है, देखो कॉपी कर लिया। अब हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, जिसका आपको मोलर मास दिया हुआ है 40, इज 100 टॉर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? टॉर होती है। वाइल दैट ऑफ प्योर, ये भी प्योर है, इसमें कंफ्यूज मत होना, वाइल दैट ऑफ प्योर लिक्विड बी, जिसका मोलर मास दिया हुआ है 80, इज 40 टॉर। ठीक है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 20 ग्राम of each A and B। ठीक है, एंड, हाँ एक और, एंड आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो आसान है लेकिन अच्छा है। ठीक है, ट्राई करें। कर लिया? तो देखें कैसे करना है भाई। आपको ए और बी दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन, दोनों को मिला दिया आपने, एक सॉल्यूशन है ना। तो ए का डेटा दिया हुआ है, देखो मोलर मास कितना है 40, और आपको क्या दिया हुआ है पी, इसका प्योर ए का वेपर प्रेशर दिया हुआ है कितना, 100 टॉर। ठीक है, इसका मास आपको बताओ कितना दिया हुआ है, आपको इसका जो मास है वो दिया हुआ है, कहाँ गया, 20। हाँ, मतलब मोल्स ऑफ ए, भाई आपको पता है, अगर हमें अब पहले क्वेश्चन की अप्रोच समझें। आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दोनों वोलेटाइल हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था पी नॉट है एक्स ए प्लस पी नॉट भी एक्स भी हो जाएगा। तो अब उसके लिए हमें एक्स ए तो चाहिए होगा ना, तो एक्स ए के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मोल्स चाहिए होंगे। तो देखें 20 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है 40, कितना आ गया 1/2। फिर यहाँ पर मोलर मास है 80। ठीक है, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है इसका प्योर बी का वो है 40 टॉर। ठीक है, यही है। और जो मोल्स ऑफ बी अगर आप निकालोगे तो 20 ग्राम अपॉन मोलर मास 80 हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4। अब आप देखें आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, भाई फॉर्मूला सबको आता है, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ ए 1/2 अपॉन टोटल मोल्स 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से आ जाएगा आपके पास शायद यही आएगा 2/3। ठीक है, 2/3 ये आएगा ना, हाँ 2/3 यहाँ से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही सिमिलरली आप क्या निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स 1/4, ये आ जाएगा आपके पास 1/3। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/3। तो देखो ये तो आपके पास मोल फ्रैक्शंस हो गए, और मेरे ख्याल से आप यहाँ से ये बता सकते हो कि यहाँ पर सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। जरा बताओ, सॉल्यूट कौन होगा, जो कम अमाउंट में है, यानी कि जिसका मोल फ्रैक्शन क्या है, कम है, यानी कि ये तो हो गया हमारा सॉल्यूट, और ये हो गया हमारा 2/3 सॉल्वेंट।
ठीक है। अब आ जाओ आप किस पे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। ठीक है। अब भाई क्योंकि हमें दोनों का मोल फ्रैक्शन पता है तो हमें यही वाला फॉर्मूला ज़्यादा आसान रहेगा। तो पी नॉट ए कितना है, 100 इंटू 2/3 प्लस 40 इंटू 1/3। तो देखो ये जाएगा 200/3, 40/3, 240/3 टॉर। ये हो जाएगा किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही हम धीरे धीरे बहुत बेसिक क्वेश्चन से हम थोड़ा थोड़ा ऊपर उठेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से इसको कॉपी करो और एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, टू लिक्विड A and B, two liquid A and B form an ideal solution। हाँ देखो, जैसे आइडियल गैस होती है ना, वैसे आइडियल सॉल्यूशन भी होते हैं। इसके बाद हम आगे धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, टू लिक्विड A and B form an ideal solution at 300 Kelvin। vapor pressure of solution containing आपको दिया जा रहा है 1 मोल A and 3 मोल B is 500 mmHg। ठीक है, एक कंडीशन ये आपको गिवन है। फिर अगली लाइन में एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल B is further added, then the vapor pressure increase by 10 mmHg। then the vapor pressure increase by 10 mmHg। calculate P naught A and P naught B। calculate P naught A and P naught B। देखो, two liquid A and B form an ideal solution at 300 Kelvin। full stop। vapor pressure of solution containing 1 mole A and 3 mole B is 500 mmHg at the same temperature। if 1 mole B is further added, then the vapor pressure increases by 10 mmHg। then calculate P naught A and P naught B। ट्राई करें। कर लिया होगा आपने। देखें, बहुत एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखें कैसे करना है। भाई आपको यहाँ पर A और B दो लिक्विड्स आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन दोनों में दो कंडीशंस यहाँ पर डिफाइन कर दी है। ठीक है, तो वो पहली कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि आपके पास 1 मोल ऑफ A था और 3 मोल ऑफ B था। ठीक है, उस टाइम पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 500 mmHg था। ठीक, फिर उसने क्या किया, दूसरी कंडीशन में 1 मोल B बढ़ा दिया। ठीक है, अब 1 मोल B बढ़ाने से हुआ क्या कि भाई दोनों वॉलेटाइल तो है ही, अगर आप 1 मोल B और ऐड करोगे तो थोड़ा सा वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उसने बोला कि 10 mmHg क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो देखिए, पहले हम पहले वाली कंडीशन की बात करते हैं, बिफोर। ठीक है, बताओ पहले जो मोल फ्रैक्शन था या जो मोल्स थे, बताओ उसके हिसाब से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या लिख सकता हूँ। देखो, मोल्स ऑफ ए था 1 और मोल्स ऑफ बी थे कितने, 3, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, 4। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या लिख सकता हूँ, 3/4 लिख सकता हूँ। और इस टाइम पर प्रेशर का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 500 mmHg।
बोलो सही है। यहाँ से आप बताओ भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का तो फॉर्मूला है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 mmHg इज इक्वल टू पी नॉट ए नहीं पता निकालना है एक्स ए 1/4 प्लस पी नॉट बी एक्स बी 3/4। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। फिर आफ्टर मतलब बाद वाली कंडीशन, जब आपने 1 मोल बी मिला दिया तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, भाई मोल्स ऑफ ए तो अभी भी 1 है, ठीक है। तो 1 अपॉन भाई टोटल मोल्स कितने हो गए हैं, पहले 3 था, बी कितना था 3 मोल, 1 मोल और मिला दिया तो बी हो गया 4 मोल। तो टोटल मोल्स कितने हो गए 5, 1/5। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो गया है 4/5। और इस टाइम पर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया है 500 तो पहले ही था, 10 mmHg बढ़ गया तो हो गया 510 mmHg। यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 510 इज इक्वल टू पी नॉट ए और 1/5 नया वाला मोल फ्रैक्शन प्लस पी नॉट बी और 4/5 इक्वेशन नंबर 2। बस ये आपके पास 2 इक्वेशन, 2 अननोन, सॉल्व करना, आंसर निकालना, ठीक है। हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक। अब भाई एक और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं उसका ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारे पास ए और बी दोनों वोलेटाइल है, तो ग्राफ कैसा होगा पहले हम उस ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम और क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। अब इतनी सी जगह में तो हो नहीं पाएगा, तो यहाँ आते हैं। देखो ये हम बना रहे हैं ग्राफ के लिए। अब आप देखें, इसको हम वैसे बंद भी कर सकते हैं, ये कंटेनर नहीं है, बस एक ग्राफ का प्लेटफॉर्म है, ठीक। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वही एक जगह, फिर आप एक को 1 मानोगे तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा 0, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ 0, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा 1। मतलब आपको पता है बहुत अच्छे से, यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है PS, ठीक है। अब आप समझे भाई, आप सॉल्यूशन वही अलग अलग कंडीशन, ये वाली कंडीशन क्या दिखा रही है कि सब कुछ क्या है B है, A क्या है कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर सब कुछ B होगा तो बताओ वेपर प्रेशर भी किसकी वजह से होगा, B की वजह से। और B की वजह से होगा तो बताओ प्योर B है ना, यानी कि प्योर, यानी कि P नॉट B। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, P नॉट B। अब यहाँ पर B 0 है, सब कुछ क्या है कंटेनर के अंदर A होगा, तो A होगा तो यानी कि प्रेशर भी किसकी वजह से होगा सॉल्यूशन का, A की वजह से होगा। और हमने मान लिया वो क्या है P नॉट A। अब आपको देखो मान सकते हो लेट P नॉट A इज ग्रेटर देन P नॉट B, ठीक है। तो ये आपका हो गया P नॉट A। बोलो सही है, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से इन लाइंस को जब कनेक्ट करोगे भाई बहुत सिंपल सा है कि अगर B 0 होगा, सॉरी B 1 होगा, A 0 होगा, तो यहाँ से जब आप इस तरफ मूव कर रहे हो तो B खत्म होता जा रहा है, A फॉर्म होता जा रहा है, तो A की तरफ ये लाइन हम बना सकते हैं, ठीक है। ये लाइन आप समझ लो किसके लिए, प्योर A वाली लाइन है, समझ रहे हो ना, कि इस तरफ A बढ़ता जा रहा है तो A की वजह से वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ऐसे ही आप इस बार तो आप B के लिए भी लाइन बना सकते हो, क्योंकि B भी क्या है वोलेटाइल, लेकिन वो लाइन कुछ इस तरीके से होगी, इसकी तरफ आती हुई होगी 0 से 1 की तरफ। तो जब B 0 है तो B की वजह से वेपर प्रेशर कुछ नहीं होगा, और जब बताओ हम B को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये B की वजह से वेपर प्रेशर की लाइन आ गई है, ठीक है। ये लाइन वेपर प्रेशर ऑफ A की वजह से है, ये लाइन वेपर प्रेशर ऑफ B की वजह से है, ठीक है। अब देखो भाई दोनों वोलेटाइल हैं, ठीक है, तो दोनों की वजह से टोटल प्रेशर की लाइन कहाँ है, नहीं है ना, ये तो सिर्फ दोनों की इंडिविजुअल लाइन्स हैं। तो जो दोनों की वजह से जो टोटल प्रेशर होगा PS, P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी, वो इस लाइन के अलोंग होगा, ठीक है। वो कहाँ होगा, वो इस लाइन के अलोंग होगा, ध्यान रखना। ये लाइन है किसकी, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। ये लाइन है किसकी, PA की, ठीक है, और ये लाइन है किसकी, PB की, P नॉट A की नहीं, PA की, समझ रहे हो। ये लाइन PA की, ये लाइन PB की, और PS क्या हो गया, PA प्लस PB। देखो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है।
अब आप देखें यहाँ पर हम और चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पर समझे, अब यहाँ का देखो ग्राफ की रीडिंग, इस चैप्टर के अंदर ग्राफ की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझते हुए चलना। देखो अब मैं आपको रीड करना सिखा रहा हूँ ग्राफ को। मान लो आपने आपने ये कोई पॉइंट ले लिया, ये वाला, ठीक है। आपने एक पॉइंट लिया हुआ है और यहाँ पर आपको मान लो वैल्यूज़ दी जा रही हैं। एक्स बी जो है वो यहाँ आपको 0.7 बोला जा रहा है, ठीक है। और एक्स ए यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, 0.3, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट जो है ये इसका मान लो ये इसका मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट से इस तरफ है, तो ऑफकोर्स एक्स बी 0.5 से ज़्यादा होगा, है ना। यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, और ये मिड पॉइंट के इस तरफ है, तो 0.7 और ये 0.3, ठीक। अब आप देखो भाई इस पॉइंट को अगर आप कनेक्ट कर दो इसके थ्रू यहाँ तक, इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करो, ठीक है। अब आप मान लो कि ये आपका पॉइंट हो गया ए, ये बी, है ना, पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। ए बी, ये हो गया मान लो सी, और ये पॉइंट हो गया आपका डी, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ से, यहाँ के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझना कि यहाँ पर हम एक रिलेशन लिख सकते हैं। देखो ए डी, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, समझे। ए बी क्या है, ए बी बताओ, इस ए का प्रेशर है, ये लाइन किसकी है, प्रेशर ऑफ ए की ना, तो प्रेशर ऑफ ए का ये वाला पॉइंट दे देगा, बोलो समझो। देखो ए बी क्या है भाई, बी पॉइंट को देखो यहाँ कहीं कट करेगा, और ये लाइन किसकी है, ए की, तो ये ए की वजह से वेपर प्रेशर रहा सॉल्यूशन के अंदर। और ये जो लाइन है ये बताओ, ये लाइन किसकी है, बी की, ये पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, और ये लाइन किसको बता रही है, बताओ, प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बी को। ये वाली लाइन इतना पार्ट ए का है, इतना पार्ट बी का है, बताओ ए और बी को ऐड करोगे तभी तो बताओ टोटल प्रेशर मिलेगा आपको ए डी। तो बताओ ये इसीलिए लिखा गया है कि जो टोटल प्रेशर बताओ कितना है इस पॉइंट पर, ए डी ना, यहाँ ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं कट करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का प्रेशर यानी कि सॉल्यूशन का प्रेशर किसके बराबर है, प्रेशर ऑफ ए के और प्रेशर ऑफ बी के, इसलिए ए बी ये वाली लाइन और ए सी ये वाली लाइन क्या होगा, बराबर होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से इसका क्या बनाना होता है, ग्राफ बनाना होता है। यहाँ से मैंने आपको रीड कैसे करते हैं ग्राफ को, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0.7 और 0.3, ठीक। अब देखो ये हो गया, अब हम आगे मूव करते हैं और मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। आपको देखो कोई दिक्कत होना तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप दोबारा से एक बार मतलब रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं आपको, देखो मैं यहीं लिख रहा हूँ, यहाँ तक हो गया, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। देखो आपको एक ग्राफ दिया जा रहा है, ठीक, आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है किसका, ए और बी का एक सॉल्यूशन है, दोनों वोलेटाइल है। आपको दिया जा रहा है पी नॉट ए जो कि कितना है 160 और पी नॉट बी इज इक्वल टू 220 mH, ठीक है। ये आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है। ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ अभी वो आपको गिवन है पहले से। इस तरीके से आपको ये ग्राफ दिया जा रहा है, यहाँ से पी नॉट ए, पी नॉट बी, ये आपको गिवन है, ठीक है। और साथ ही साथ ये तो देखो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और आपको गिवन है ये, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी एक पॉइंट पर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द कंपोजिशन, determine the composition of liquid at this condition। कंडीशन कौन सी दी हुई है आपको, ये वाली, कि आपको एक लाइन बताई जा रही है यहाँ से जो कट कर रही है, इस तरीके से आपको एक
उसने लाइन दी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर वैल्यू है 150 और यहाँ पर है 50, समझ रहे हो। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये यहाँ जो कट कर रही है ये वाली, ठीक है। 150 और 50 उसने आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है। आपको पता है ये लाइन किसकी, ये वाली लाइन पी ए वाली है और ये वाली लाइन पी बी वाली है, ठीक है। तो बोल रहा है डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एट दिस कंडीशन। ये आपको हो गया, देख लो मैं कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है। सब कंप्लीट है। अब आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। कर लिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आप समझो, जो जो आपको कंडीशन दी है उस कंडीशन पर आप प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो बता सकते हो। बताओ इस कंडीशन पर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 50 प्लस 150 यानी कि 200 mmHg। देखो बता सकते हो ना। और बताओ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। हाँ, अब मैं एक्स भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं दोनों अननोन मान लूँगा तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा। तो पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि देखो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मुझे पता है, मुझे पी नॉट ए पता है, मुझे पी नॉट बी पता है, और मेरे पास एक अननोन रह गया है सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। देखो बस इतना सा पॉइंट था इस क्वेश्चन में, ठीक है। और मेरे ख्याल से यहाँ तक होने के बाद तो हो जाएगा, फिर भी देखें। देखो जब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो आप वैल्यूज़ को पुट करोगे, तो देखो क्या आएगा। देखो यहाँ पर आपके पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो था, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये था 200 इज इक्वल टू पी नॉट ए कितना था 160 इंटू एक्स ए प्लस ये था 220 और 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मेरे पास आंसर शायद है, आंसर इसका है एक्स ए है 1/3। तो बताओ एक्स भी अपने आप क्या हो गया 2/3, और ये हो गया आपका कंपोजिशन, ठीक है। उस सॉल्यूशन का क्या हो गया, ये कंपोजिशन, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो देखो आज हम क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व लो, क्योंकि देखो एक इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के, समझ में हमें आने चाहिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको एक सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन में आपको ए एंड बी दो कंपोनेंट्स हैं, पी नॉट ए गिवन है 120 टॉर और पी नॉट बी गिवन है 80 टॉर, ठीक है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 104 टॉर, कैलकुलेट रेशियो ऑफ moles, calculate ratio of moles of A and B in the solution। चले ट्राई करें, आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। कर लिया होगा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 104, रेशियो पूछ रहा है आपसे ए का और बी का, ठीक है। जब ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 104 टॉर है। इक्वेशन तो बना सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना है 104, कैसे निकालते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस, देखो कुछ भी नहीं है ना एक, तो हमें ए की अननोन लेके चलना है, प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। अब देखें 104 इज इक्वल टू पी नॉट ए कितना है 120 इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी कितना है 80 इंटू 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। सॉल्व करो, देखो 104 इज इक्वल टू 120 एक्स ए प्लस 80 माइनस 80 एक्स ए, हो जाएगा 40x है, ठीक है। हो जाएगा 104 माइनस 80 इज इक्वल टू 40xa। तो देखो ये कितना हो गया 24, एक्स ए इज इक्वल टू
24/40, ठीक है, ये हो गया 12, 20, 6, 10, ये हो गया आपके पास 0.6। एक्स ए आपके पास कितना है 0.6, तो बताओ एक्स बी क्या होगा 0.4, बोलो। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आप क्या निकाल सकते हो, देखो जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही मोल्स का रेशियो, ठीक है, इतना तो भाई सब जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का भी रेशियो निकालोगे तो अपने आप, क्योंकि नीचे टोटल मोल्स होता है तो टोटल मोल्स कट जाएगा, तो मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू, मोल्स ऑफ ए कितने थे 0.6, हम बोल रहे हैं इसको 0.4, ये हो गया 3/2, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब आप देखें भाई, आज के लेक्चर में हमने राउल्ट्स लॉ को डिस्कस किया है कम्प्लीटली, ठीक, और हमने उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो, क्योंकि अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो भी एक थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो अब हम जो है हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप, क्योंकि आपके पास मॉड्यूल आ चुका होगा, आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो यहाँ तक रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।